पढ़ंतु क्लासेस में सभी पढ़ंतुओं का स्वागत है। पर्यावरण के बाद स्टार्ट करेंगे जीव विज्ञान बायोलॉजी। आज से पहला 3 क्लास जो रहेगा जीव विज्ञान बायोलॉजी प्लस एग्रीकल्चर रहेगा। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी का जो बेसिक पार्ट है सेल, जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ा जाता है इंट्रोडक्शन के बाद, सेल कोशिका, वो आपके एग्रीकल्चर पार्ट में दे दिया है। पूरा एक पैराग्राफ दिया है, देखिएगा, है ना। पैराग्राफ पूरा उसका टॉपिक्स दिए हैं पैराग्राफ में। तो सेल के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे अभी दो तीन क्लास में। उसके बाद बायोलॉजी के अदर टॉपिक्स को डील करते जाएंगे, है ना। बायोलॉजी में एक काम करेंगे कि हर एक चैप्टर के बाद, हर एक टॉपिक के बाद, जैसे सेल हुआ, पाचन तंत्र हुआ, श्वसन हुआ, ठीक, हर एक टॉपिक के बाद मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में इसका ऑब्जेक्टिव दे दूंगा। हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा, दोनों में। तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं वहां पे। और एक टेस्ट सीरीज तो है ही, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको टेस्ट करने के लिए मिल जाएंगे वहां पे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीव विज्ञान, ठीक। 0 से लेकर पूरा पढ़ते चलते हैं 100 तक, है ना। डिटेल समझते चलिएगा, बहुत इजी है। जीव विज्ञान, जीव मतलब जिसमें जीवन हो, जिसमें क्या हो? जीवन, लाइफ हो, ठीक। किसमें लाइफ होता है? तो जीवन, देखिए, जिसमें जीवन हो तो जीवन का अध्ययन, ठीक, स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। अब जीवन किसका किसका, और देखिए, यूनिट ऑफ इकाई, यूनिट मतलब इकाई, मतलब जो सबसे छोटा पार्ट होता है, ठीक। यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल, ठीक। अगर पूछेगा सबसे इकाई कौन होता है तो कोशिका, ठीक, सेल, है ना। हमारे जो पूरा शरीर है या जीव जंतु जितने हैं उसमें क्या पाए जाते हैं? सेल पाए जाते हैं। सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा कण या सबसे छोटा पदार्थ कौन सा है? इकाई पदार्थ कौन सा है? तो सेल, वही क्या है? कोशिका, जिसके बारे में हम 2-3 दिन चर्चा करने वाले हैं, ठीक, डिस्कस करने वाले हैं। तो अब देखिए किसमें किसमें जीवन होता है। तो जीवन किसमें किसमें होगा भाई? तो जीवन हम जीव जंतु में भी होता है, तो जिसको जंतु विज्ञान कहते हैं, और पेड़ पौधे में भी होगा, ठीक, जिसको पादप विज्ञान कहेंगे, जिसका इंग्लिश नेम बहुत फेमस है, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी और बॉटनी, ठीक। तो जीव जंतु विज्ञान मतलब क्या? लाइफ तो दोनों में, जीव जंतु और पादप, ठीक। तो जीव जंतु के बारे में मतलब जानवरों का अध्ययन जंतु विज्ञान कहलाएगा, और पेड़ पौधों का अध्ययन पादप विज्ञान या बॉटनी कहलाएगा, जूलॉजी कहलाएगा, है ना। अब जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान अलग अलग पढ़ना है इसमें। जैसे पादप विज्ञान, बॉटनी में आपका प्रकाश संश्लेषण है ना। ये सब पूरा किस में आ जाएंगे? पादप विज्ञान में। बाकी जंतु विज्ञान में 8 चीजें आते हैं, ठीक, श्वसन, पाचन तंत्र, ये सब पूरा। तो जंतु विज्ञान को अलग देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन आता है, बायोलॉजी, जीव विज्ञान के आविष्कारक या खोजकर्ता या पिता, फादर किसे कहते हैं? ठीक, तो जीव विज्ञान के पिता कहलाते हैं अरस्तु। कौन? अरस्तु, एरिस्टोटल, इंग्लिश में बोला जाता है इनका नाम एरिस्टोटल, अरस्तु। ये अरस्तु जो है फादर ऑफ बायोलॉजी हैं, जीव विज्ञान, और फादर ऑफ जंतु विज्ञान भी इन्हीं को कहते हैं, ठीक। जंतु विज्ञान के भी पिता यही कहलाते हैं। थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट देख रहे हैं, उसके बाद सेल में चलेंगे मुख्य पार्ट में,
ठीक, फादर ऑफ जियोलॉजी भी अरस्तु, फादर ऑफ बायोलॉजी भी कौन? अरस्तु। अरस्तु को तो जानते ही होंगे आप लोग, है ना। लेकिन अब देखिए, पूछा जीव विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया, ये आता है। ठीक, फर्स्ट यूज किसने किया? फर्स्ट यूज ऑफ वर्ड बायोलॉजी, इसको किसने प्रयोग किया? तो एलटी याद कीजिएगा, एलटी। एलटी मतलब दो लोग हैं, एक तो लेमार्क और एक है ट्रेविरेनस। ठीक, लेमार्क एंड ट्रेविरेनस, लेमार्क और ट्रेविरेनस, एलटी करके याद कीजिएगा। कब किया? तो 1802 में। कब किया था? 1802 में। ठीक, तो ये तो हो गया। अब पादप विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? बॉटनी के पिता किसे कहते हैं? फादर ऑफ बॉटनी, इसको भी याद रखेगा, थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस। ठीक, फॉरेस्ट वाले, फ्रेस्टस मतलब फ्रेश वाले पेड़ पौधे हैं, याद रखिएगा। बाकी अरस्तु तो याद होता ही है। ठीक, अब क्वेश्चन आता है, कोशिका का आविष्कार, सेल का आविष्कार किसने किया? तो पहले नाम ही देख लेते हैं सभी का। कोशिका का आविष्कार 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने? हुक ने। हुक ने सेल का आविष्कार किया। हुक ने सेल का आविष्कार किया। और एक और होंगे रॉबर्ट ब्राउन। कौन भाई? रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के केंद्रक का, ठीक, कोशिका के किसका? केंद्रक का, न्यूक्लियर ऑफ सेल, केंद्रक का आविष्कारक कौन है? रॉबर्ट ब्राउन। ब्राउन ने केंद्र का किया और रॉबर्ट हुक ने किसका आविष्कार किया? कोशिका सेल का। तो थोड़ा बहुत रट लेते हैं अच्छे से। ठीक, नाम वाम पहले पता रहना चाहिए, है ना। नाम वाम पहले पूछ लेते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट में कभी कभी। अब यहां क्वेश्चन आता है, जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? जीवित जंतुओं का, मृत जंतुओं का, कि दोनों का? तो याद रखिएगा, जंतु विज्ञान में जीवन जिसका है उसी का नहीं, जीवित का भी, जीवन जिसका है और मृत का भी, दोनों का अध्ययन किया जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है। बाकी ये सब आविष्कारक तो पूछते ही रहते हैं, है ना। चलिए अब देखिए, जंतु विज्ञान के फादर कौन है? अरस्तु। और पादप विज्ञान के पिता कौन? फादर कौन है? थियोफ्रास्टस। तो पादप विज्ञान के पिता और जंतु विज्ञान के, कौन से बुक से पता चला या कौन से बुक से इन्होंने आविष्कार किया? ये कुछ ना कुछ प्रूफ होना चाहिए, तो इनके बुक का नाम पूछता है। जंतु विज्ञान का के पिता अरस्तु हैं, तो उनके कौन से बुक से? तो देखिए, जंतु मतलब एनिमल, ठीक, तो कैसे लिख देंगे इसको? हिस्टोरिया, हिस्ट्री का पार्ट है। इधर भी लिख देंगे हिस्टोरिया। क्या लिख देंगे? हिस्टोरिया। पहले तो दोनों लिख देंगे, हिस्टोरिया। अब जंतु मतलब एनिमल, तो एनिमल लिख देंगे। क्या लिख देंगे? एनिमलियम। हिस्टोरिया एनिमिलियम, ये जंतु से याद रखिएगा एनिमल। तो एनिमल वाला चीज, एनिमल वाला बुक कौन सा है? तो हिस्टोरिया एनिमिलियम बुक से ये पता चलता है, जो किसका था? अरस्तु का। इसमें 500 भी ज्यादा अलग अलग प्रकार के जंतुओं का क्या था? वर्णन था। और हिस्टोरिया प्लांट वाला है, पादप वाला है, प्लांटियम, ठीक, प्लांट से याद रखेगा। तो इसके बुक का नाम क्या है? प्लांटियम वाला। इसके बुक का नाम क्या है? एनिमल वाला। हिस्टोरिया एनिमिलियम और हिस्टोरिया प्लांटियम इनके बुक का नाम है। इन्होंने भी
इस बुक से आविष्कार किया, मतलब इस बुक से ये पता चलता है कि 500 से ज्यादा पादप का वर्णन किया था किसने, थियोफ्रास्टस ने। किसने? थियोफ्रास्टस ने। तो इन दोनों बुक का भी नाम याद हो गया होगा आप लोग को, ठीक। एनिमल वाला जंतु विज्ञान वाला है, प्लांट वाला पादप विज्ञान वाला है, ठीक। अब चलते हैं हमारा मेन टॉपिक, इसमें बाद में आएंगे क्योंकि ये कृषि वाला पार्ट है, इसको पहले कर लेते हैं। कृषि और बायोलॉजी दोनों में है, ठीक। बायोलॉजी का कभी भी देखिएगा जो अच्छे बुक हैं उसमें पहले सेल को ही दिया रहता है क्योंकि बेसिक चीजें हैं, सबसे यूनिट है, ठीक। तो सेल के बारे में पूरा स्टडी करना है अभी, है ना। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल, कोशिका। पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंट्रोडक्शन में सारे इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे इसका। फिर कोशिका सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सेल देखेंगे। कोशिका संरचना, अंगक एवं कार्य, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ऑर्गेनेल्स एंड फंक्शंस, ये देखेंगे पूरा, ठीक। ये एग्रीकल्चर का पार्ट है पूरा, लेकिन जो आपका बेस है बायोलॉजी का, तो दोनों में से कहीं पे भी पूछ सकता है इसको, है ना। इसके साथ साथ सेल का जितने सेल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उसको डिस्कस कर लेंगे इसके आगे, ठीक। उसके बाद दूसरे टॉपिक में जाएंगे जैसे क्रोमोसोम्स, डीएनए, ठीक। ये सब पूरा पहले डिस्कस करेंगे। आज देखते हैं इतना, ठीक। चलिए कोशिका, सेल। तो देखिए जीव विज्ञान में कौन कौन आते हैं बोला था, एक तो जंतु भी आते हैं और एक पादप भी आते हैं, ठीक। एनिमल्स भी आते हैं और प्लांट भी आते हैं, दोनों आते हैं, ठीक। तो परिचय पार्ट में सबसे पहले याद रखिएगा कि जंतुओं का पूछा या पादप का पूछा, सबसे छोटी एक फंडामेंटल यूनिट पूछा है, सबसे मूल इकाई, फंडामेंटल यूनिट कौन सा है, ठीक। मतलब हमारा पूरा शरीर किससे बना हुआ है, छोटे, पहले सबसे छोटा कण कौन सा है समझ जाइए। मूल इकाई, फंडामेंटल यूनिट कौन सा है, सेल, कोशिका। उसका नाम क्या है, सेल या कोशिका, ठीक। या तो मूल इकाई या तो पूछेगा संरचनात्मक इकाई, ठीक। स्ट्रक्चरल यूनिट, मतलब हमारा शरीर का स्ट्रक्चर जो है, जो दिखता है, उसके लिए भी स्ट्रक्चरल यूनिट का भी कौन सा है, सेल, ठीक। संरचनात्मक इकाई मतलब सेल। या पूछता है फंक्शनल यूनिट, है ना, क्रियात्मक इकाई, ठीक। क्रियात्मक इकाई मतलब क्या, वो भी सेल, क्योंकि हम कार्य जैसे दौड़ पाते हैं, चल पाते हैं, क्रिया जो भी कर पाते हैं वो सेल के कारण ही है। मतलब सबसे छोटी यूनिट सेल है, सबसे मूल सेल है। क्यों? क्योंकि संरचना भी बना है तो सेल से। देखिए मान लो ये सेल है, ठीक। ये छोटा छोटा जो है सेल ही उत्तक बनाते हैं, बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, ठीक। टिश्यू, उत्तक, और बहुत सारे उत्तक मिलकर फिर ये मान लो फिर सेल हैं, कोशिका हैं, ये फिर उत्तक है, ये फिर उत्तक है, मान लो बहुत सारे उत्तक मिलकर फिर अंग बनाते हैं, ठीक। अंग, स्किन, और फिर बहुत सारे अंग मिलकर, स्किन मिलकर हमारा पूरा मानव शरीर बनता है, मतलब बॉडी बनता है। क्या बनता है? बॉडी, ठीक। तो बॉडी के अंदर अंग, अलग अलग स्किन है, ठीक। स्किन के अंदर उत्तक, टिश्यूज, और टिश्यूज किससे मिलकर बना हुआ है? सेल्स। तो सबसे छोटी मूल इकाई भी, फंडामेंटल यूनिट भी कौन सा? सेल। संरचनात्मक मतलब संरचनात्मक जो बना हुआ है हमारा ढांचा, ठीक, उसके लिए भी सेल। क्रियात्मक इकाई मतलब हम जो फंक्शन कर पा रहे हैं, दौड़ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, इसका भी कौन सा इकाई? तो सेल, है ना। मतलब सभी का बेस क्या है? सेल है।
और प्लांट में भी एक चीज होता है कि इसका संरचनात्मक इकाई, कुछ भी इकाई पूछा तो सेल है, लेकिन यहाँ पे जो स्किन होता है हमारा, ठीक, ये फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन वो उनके छाल में पाया जाएगा कोशिका। किसमें? छाल, ठीक, जो पेड़ पौधे के छाल होते हैं ना, उसमें पाया जाएगा, है ना। चलिए उसको बाद में डिस्कस करेंगे, वो तो संरचना में आएगा, कोशिका संरचना में, ठीक। अब देखिए, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये अभी तो इकाई देखिए ना, कुछ भी इकाई, किसी का भी मतलब छोटा इकाई पूछा तो कौन सा है। अब देखिए, एक तो याद किए हैं कि सेल का फादर कौन है, फादर ऑफ सेल, ठीक, कोशिका के जनक कौन है, रॉबर्ट हुक, याद होना चाहिए अभी, है ना, आप लोग को याद तो हो गया होगा, रॉबर्ट हुक, ठीक। और रॉबर्ट ब्राउन कौन थे? सेल जो न्यूक्लियर था, ठीक, जो कोशिका केंद्रक था उसके पिता कौन? रॉबर्ट ब्राउन। इसके बाद क्या याद रखना है यहाँ पे परिचय पार्ट में, और क्या याद रखना है तो परिचय पार्ट में नेक्स्ट याद रखना है इसके अध्ययन, कोशिका अध्ययन को क्या कहते हैं, या कोशिका विज्ञान को क्या कहते हैं, या स्टडी ऑफ सेल को क्या कहते हैं। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। सेल से बना है साइटोलॉजी। क्या कहेंगे? साइटोलॉजी। हिंदी में भी साइटोलॉजी, ठीक, के नाम से ही फेमस है साइटोलॉजी। जैसे जियोलॉजी, जूलॉजी, बायोलॉजी, तो सेल के अध्ययन को साइटोलॉजी। बहुत इजी। सेल मतलब, या पूछा कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं तो साइटोलॉजी। क्या? साइटोलॉजी। परिचय पार्ट में ही। अब देखिए इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मूल इकाई पूछे, संरचनात्मक इकाई, क्रियात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल यूनिट, फंक्शनल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट। तो क्या? सेल सभी का, जंतु का हो या पादप का। फादर कौन? रॉबर्ट हुक। अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। इसके बाद परिचय में और देखते हैं। चलिए सेल के टाइप्स, प्रकार। सेल के क्या प्रकार, टाइप्स देखते हैं। सेल दो प्रकार के होते हैं। मुख्यतः देखा जाए तो दो प्रकार के होंगे सेल। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक कोशिकीय और दूसरा बहुकोशिकीय। ठीक, बहुत इजी है। यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर। एक कोशिकीय सेल और बहुकोशिकीय। ऐसा जीव जिसका शरीर केवल एक सेल से बना हो, जैसे अमीबा, पैरामीशियम और एग्लिना, ये सब एक कोशिकीय सेल कहलाएंगे। नाम से ही एक कोशिका जिसके पास हो, जिसके पास बहुत सारे कोशिकाओं, जिसका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से बना हो, जैसे मनुष्य, पक्षी, जंतु, ठीक, ये सब बाकी जो जंतु हैं वो क्या कहलाएंगे? बहुकोशिकीय, मल्टी सेल्यूलर। ठीक, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय याद रखिएगा। अमीबा, पैरामीशियम एक कोशिकीय होंगे, बहुकोशिकीय जो बहुत सारे सेल से मिलकर बना होंगे, है ना। इसके बाद परिचय में ही देखना है। देखिए परिचय में ही देखना है। देखिए इसका आकार, इसका क्या आकार, साइज या शेप, ठीक, आकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आकार वाला जो पार्ट है। कोशिका को मापने के लिए सबसे छोटी इकाई माइक्रोमीटर या इसको बोलते हैं माइक्रोन का यूज करते हैं। ठीक, जनरली 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन के बीच होता है सभी का कोशिका। लेकिन इसमें अब ये हमको याद रखना है, सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है और छोटा कोशिका किसका होता है। ठीक, सबसे लार्ज
सेल किसका होता है और सबसे स्मॉल सेल क्या कहलाता किसका होता है और क्या कहलाता है ना। सबसे बड़ा सेल बोला, बड़ा कोशिका बोला, लार्ज सेल बोला, तो पूरे विश्व में जितने भी जीव हैं उसमें से सबसे बड़ा सेल होता है शुतुरमुर्ग का अंडे का, ठीक। ऑस्ट्रिच एग है ना, शुतुरमुर्ग के अंडे का सबसे बड़ा। सबसे छोटा कोशिका बोलेगा, स्मॉल सेल बोलेगा तो माइकोप्लाज्मा, ये एक जीवाणु का प्रकार होता है, जीवाणु, ठीक। माइकोप्लाज्मा क्या होता है, माइकोप्लाज्मा, ठीक, जीवाणु होता है एक, है ना, ठीक। तो सबसे बड़ा कोशिका किसका, शुतुरमुर्ग के अंडे का। सबसे छोटा कोशिका माइकोप्लाज्मा। लेकिन स्पेशली पूछा कि मानव शरीर में सबसे बड़ा और सबसे छोटा पूछा तो ह्यूमन बॉडी में ये भी पूछता है। तो ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा और सबसे छोटा पूछा, ठीक, लार्जर एंड स्मॉलेस्ट पूछा। तो मानव शरीर में सबसे बड़ा ओवम, क्या आंसर लीजिएगा, ओवम, ठीक। ये मादा शरीर में होता है, ठीक। मादाओं के अंडाणु को ओवम नाम दिया जाता है, ठीक। और सबसे छोटा शुक्राणु, जिसको स्पर्म नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, स्पर्म। सबसे छोटा क्या, स्पर्म, ठीक। लेकिन लॉन्गेस्ट पूछा, लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी कोशिका कौन सा, तो तंत्रिका, मानव तंत्रिका, नर्वस न्यूरॉन, मानव तंत्रिका न्यूरॉन सबसे लंबी। तो इतना चीजें हमको याद रखना है, ठीक। ओवरऑल सभी में देखा जाए तो इसको किस में मापते हैं, आकार माइक्रोमीटर है, माइक्रोन कहलाता है, म्यू से, है ना, ठीक। सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे का, सबसे छोटा कोशिका माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, ठीक। ह्यूमन बॉडी में देखा जाए तो बड़ा ओवम, ठीक, मादाओं के अंडाणु को कहते हैं, और सबसे छोटा शुक्राणु, स्पर्म, ठीक। ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबा पूछेगा तो तंत्रिका, न्यूरॉन, कौन सा, न्यूरॉन, नर्वस सिस्टम जिससे होता है, ठीक, न्यूरॉन, है ना। इतना चीज इंट्रोडक्शन में ही याद कर लेना हमको, किसमें, इंट्रोडक्शन में। चलिए अब देखते हैं कोशिका सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सेल। तो सबसे पहला क्वेश्चन थ्योरी ऑफ सेल किसने दिया, तो स्लाइडेन और स्वान ने, स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया, ठीक। कोशिका सिद्धांत किसने लाया, तो स्लाइडेन एंड स्वान। ये सब नाम याद रखना है आप लोगों को ना। कोशिका का आविष्कारक कौन, रॉबर्ट हुक। कोशिका केंद्रक का कौन, रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका सिद्धांत के कौन कौन, स्लाइडेन एंड स्वान, स्वान डबल एन होता है, स्लाइडेन एंड स्वान। स्लाइडेन ने यह बताया कि पादप मतलब प्लांट में कोशिका सिद्धांत को किसने दिया, तो स्लाइडेन ने। और जीव जंतु में, एनिमल्स में किसने दिया, तो स्वान ने। तो इसको कैसे याद रखेंगे, अगर पर्टिकुलर पूछा कि पादप के कोशिका सिद्धांत के आविष्कारक कौन है, तो स्लाइडेन, स्वान, ऐसा ऑप्शन रहेगा। तो स्लाइड, हम लोग पेड़ में चढ़ के ही स्लाइड हो पाते हैं, तो याद रखिएगा पेड़ पौधों का स्लाइडेन है, और बाकी जीव जंतु का स्वान है, स्लाइडेन एंड स्वान, स्लाइडेन एंड स्वान, ठीक। पेड़ पौधों का क्या है, स्लाइडेन और स्वान। अब सिद्धांत क्या है, थ्योरी क्या है, जैसे न्यूटन के 3 लॉ, ठीक, और न्यूटन्स लॉ होते हैं, जैसे न्यूटन्स लॉ होते हैं, ये लॉ होते हैं, वो लॉ होते हैं, वैसे ही कोशिका के भी 3 सिद्धांत हैं। कितने सिद्धांत हैं, 3 सिद्धांत हैं, 3 थ्योरी हैं। पहला थ्योरी क्या बोलता है, सभी जीवों का अंग कोशिका से ही निर्मित है।
ये तो पहले से पढ़ते आ रहे हैं। सभी जीवों का अंग किससे निर्मित है? कोशिका से ही। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जनरेटेड फ्रॉम सेल, चाहे वो एक कोशिकी हो, चाहे वो बहुकोशिकी हो, चाहे यूनिसेल्युलर हो, चाहे मल्टीसेल्युलर हो, लेकिन सभी जीवों का अंग किससे बना होता है, निर्मित होता है। ठीक, पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत, नए कोशिका पूर्व निर्मित कोशिका से ही बनते हैं, कोशिका से ही निर्मित होते हैं। ठीक, ये क्या है? न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओनली। ठीक, पहले से जो कोशिका होते हैं उसी से नए सेल बनते हैं, मतलब पहले कोशिका की विभाजन से, डिवीजन से ही नए सेल्स बन पाते हैं। ठीक, कहाँ से निर्मित होते हैं? तो पुराने सेल से ही, याद रखिएगा। और तीसरा थ्योरी क्या करता है, जो हम पढ़ते आए हैं, कोशिका किसी भी शरीर का, किसी भी अंग का मूल इकाई होता है, संरचनात्मक इकाई होता है और एक क्रियात्मक इकाई होता है। ठीक, फंडामेंटल यूनिट भी होता है, संरचनात्मक मतलब फंक्शनल यूनिट भी होता है, सॉरी स्ट्रक्चरल यूनिट भी होता है, और क्रियात्मक मतलब फंक्शनल यूनिट भी होता है। ये तो हमको पता ही है, हम ठीक 3 थ्योरी देते हैं। सेल, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेल इज फंडामेंटल प्लस स्ट्रक्चरल प्लस फंक्शनल यूनिट ऑफ एवरी ऑर्गन्स। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि सेल कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन सा है, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। तो एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी किसको बोलते हैं? वायरस, विषाणु। ठीक, विषाणु, वायरस, क्योंकि वायरस को मृत और जीवित के बीच माना गया है। ठीक, मृत और जीवित के बीच माना गया है, इसलिए कौन सा ऐसा जीव है जो सेल थ्योरी का पालन नहीं करता? तो विषाणु, वायरस। अच्छे से याद कर लीजिएगा, है ना, बाकी तो इजी है। अब देखते हैं कोशिका संरचना, अंगक एवं कार्य। ठीक, स्ट्रक्चर देखते हैं। चलिए अब देखते हैं कोशिका संरचना, अंगक एवं कार्य। ठीक, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ऑर्गेनेल्स एंड फंक्शंस। कोशिका का संरचना कुछ इस तरफ से देखिए। पहले कोशिका का संरचना, कोशिका दोनों जगह पाए जाते हैं, दोनों में पाए जाते हैं, एक जंतु में भी और दूसरा पादप में भी। ठीक, एनिमल्स में भी और प्लांट में भी, दोनों में पाए जाते हैं। तो इधर जो पार्ट है, इधर जो पार्ट मैं लिखा हूं, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी काय, केंद्रक, केंद्रक द्रव्य, अंतःप्रद्रव्य जलिका, ये सब प्रायः दोनों में पाए जाने वाले थिंग्स हैं, जंतु और पादप दोनों में। इधर जो लिखा सेल वॉल, लवक, रिक्तियां, ये सब प्रायः केवल पादप में पाए जाएंगे। किसमें? पादप में। ठीक, और लाइसोसोम तो बीच में है, तो ये प्रायः जंतुओं में पाए जाते हैं। ये दोनों में, ये प्रायः जंतुओं में और ये प्रायः प्लांट में, पादप में, है ना। अब देखिए कुछ इस तरह से बना सकते हैं आप, है ना, और इसको समझते जाना है। हर किसी का एक काम होता है ना। ये मान लो आपका सेल है, सेल तो बहुत छोटा होता है
है ना। सेल मतलब कोशिका है, कोशिका का संरचना देख रहे हैं, स्ट्रक्चर देख रहे हैं। मान लो देखिए कोशिका का संरचना सबसे, कोशिका झिल्ली सबसे ऊपर होता है क्या, कोशिका झिल्ली, झिल्ली ठीक। सेल मेम्ब्रेन, जो पॉलीथीन होता है ना, पॉलीथीन सबको ढक के रखता है, वैसे ही ये भी सबको ढक के रखता है, ये झिल्ली। जंतु और पादप दोनों में पाए जाते हैं कोशिका झिल्ली ठीक। ये किसी भी कोशिका को आकार प्रदान करता है, पहला चीज ये याद रखिएगा। इसमें कोशिका झिल्ली में किसी भी कोशिका को आकार, साइज कौन देता है, कोशिका झिल्ली। वो ऐसे कुछ भी आकार का हो सकता है ठीक। कोशिका झिल्ली और सब चारों तरफ घेर के रहता है, वह वैसे ये झिल्ली बंद मतलब फट भी जाता है ठीक जल्दी, ऐसा कुछ नहीं रहता। लेकिन पादप में कोशिका झिल्ली के साथ साथ कोशिका भित्ति भी पाया जाता है, पादप को सबसे स्ट्रांग बनाता है। देखिए हम लकड़ी देखें, लकड़ी ठीक, पेड़ पौधे देखें, पेड़ पौधों को टच करोगे तो वो बहुत स्ट्रांग होते हैं देखना, क्योंकि उसमें बाहर के लेयर में क्या होता है, भित्ति होता है, वॉल होता है, समझिए क्या होता है, वॉल होता है। प्लांट के दृढ़ता का क्या, सुदृढ़ता का क्या कारण है, तो उस कोशिका भित्ति, क्या है, कोशिका भित्ति ठीक। दूसरा चीज याद रखिएगा, सेल वॉल में ही सेल्यूलोज होता है, सेल से सेल्यूलोज ठीक। अब ये सेल्यूलोज प्रकाश संश्लेषण में पढ़ेंगे हम, सेल्यूलोज वाला। सेल्यूलोज एक निर्जीव पदार्थ होता है, सेल्यूलोज के परत से ही कोशिका भित्ति बने होता है। किसके परत से, सेल्यूलोज के परत से ही कोशिका भित्ति। ये केवल किस में होता है, पादप में, प्लांट में, है ना। कोशिका भित्ति सेल वॉल में ही सेल्यूलोज होता है, याद रखिएगा, निर्जीव पदार्थ होता है। अब तीसरा देखते हैं, इसमें एक चीज बस ये आकार बस प्रदान करता है, इसमें दो चीज, ये पादप को स्ट्रांग बनाता है, मतलब स्ट्रांग छाल में पाया जाता है। तो छाल में क्या होता है, सुदृढ़ता होता है, देखिएगा हमारे स्किन में सुदृढ़ता है क्या, नहीं। दूसरा चीज सेल्यूलोज पाया जाता है, सेल्यूलोज निर्जीव पदार्थ होता है। इसको अच्छे समझिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और गोल्गी का है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहलाता है, ऊर्जा घर ठीक। किसी सेल का पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों ऐसा होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया समझ लीजिए, ऐसा आकार का है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस क्यों कहते हैं, क्योंकि यहीं पे पावर का, ऊर्जा का उत्पादन होता है ठीक, प्रोडक्शन होता है, और यहीं पे भंडारण भी होता है ऊर्जा का, मतलब प्रोडक्शन भी होता है और स्टोरेज भी होता है ठीक, पावर। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं क्या, पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। ये कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। ये कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, एक होता है कोशिका द्रव, ये सब यहाँ पे होते हैं, मतलब कोशिका के अंदर जो भी तरल पदार्थ हैं सभी को कोशिका द्रव बोलते हैं। एक कोशिका द्रव भी होता है, याद रखिएगा ठीक, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखते हैं राइबोसोम, गोल्गी काय। हाँ, राइबोसोम, गोल्गी काय में जाने के पहले माइटोकॉन्ड्रिया में एक चीज और याद रख लेना जो बहुत इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया का अपवाद कौन सा है बोलते हैं, मतलब किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं। हाँ, प्रायः जंतु और पादप में तो पाए जाते हैं, सभी जंतु और सभी पादप में भी पाए जाते हैं, लेकिन बैक्टीरिया, जीवाणु ठीक, एवं नीले हरे शैवाल, शैवाल मतलब एल्गे ठीक, ब्लू ग्रीन एल्गे और बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। तो अपवाद पूछा, या सेल के किस भाग में बैक्टीरिया एवं नीले हरे शैवाल नहीं पाए जाते, तो किस भाग में, माइटोकॉन्ड्रिया। किस भाग में भाई, माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम, जैसे इसको बोला गया था पावर हाउस ऑफ सेल, इसको बोला जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है सेल में, कोशिका में, तो राइबोसोम।
रॉबिन्सन और ब्राउन ने 1953 के आसपास इसको सूक्ष्मदर्शी से देखा था, ठीक, राइबोसोम को। हालांकि आविष्कारक कोई दूसरे हैं है, लेकिन रॉबिन्सन और ब्राउन को ही पूछता है कि सूक्ष्मदर्शी से पहली बार किसने देखा था। ये सेमी जो जानते हैं ना, तो सेम के सेल्स में देखा गया था किसको, राइबोसोम को, याद रखिएगा। रॉबिन्सन और ब्राउन, याद रखिएगा, राइबोसोम। अब चलते हैं गोल्जी काय। किसमें गोल्जी काय को याद रखने का तरीका, गो को याद रखिएगा। गो किसको, गो मतलब आना जाना, ठीक, गो मतलब आना जाना, ऐसा। तो जितने भी यहाँ पे कोशिका में आते जाते हैं, जितने भी चीजें, उसको नियंत्रित करना गोल्जी काय का काम है। जितना भी आ रहा है जा रहा है, इसको नियंत्रण प्रदान करना किसका काम है, गोल्जी काय का। किसका, गोल्जी काय का। तो इसको इसीलिए गोल्जी काय को यातायात प्रबंधक कहते हैं, ठीक। कोशिका का यातायात प्रबंधक किसको कहते हैं, तो गोल्जी काय। जैसे इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, यही सब पूछता है डायरेक्ट, है ना, याद रखिएगा, ठीक। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री, पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। तो वैसे ही गोल्जी काय को क्या कहते हैं, यातायात प्रबंधक, ठीक। किसको, गोल्जी काय को। ट्रैवलिंग मैनेजर, ठीक। आना जाना गो से याद रखिएगा। इसके बाद इसमें थोड़ा बाद में चलते हैं, लास्ट में लाइसोसोम प्रायः प्राणियों में बस पाया जाता है, ठीक। पादप में नहीं पाया जाता, प्लांट में नहीं पाया जाता लाइसोसोम ज्यादा, ठीक। तो लाइसोसोम जो है ये पाचन का कार्य करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में, मान लीजिए किसका, आपके सेल का, कोशिका का। जितने भी वसा होते हैं, आपका प्रोटीन होते हैं, उन सब का पाचन कौन करता है, लाइसोसोम। कौन करता है, लाइसोसोम। लेकिन लाइसोसोम कभी कभी क्या करता है, यकृत में जाकर, या लाइसोसोम अगर यकृत में चले गया तो दूसरे लाइसोसोम को खाने लगता है, ठीक। दूसरे कोशिकाओं को खाने लगता है, मतलब दूसरे कोशिकाओं को मारने लगता है। इसीलिए कोशिका का आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम, याद रखिएगा, किसको, लाइसोसोम आत्महत्या की थैली, ठीक। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली, यातायात प्रबंधक, गोल्जी काय, गो से याद रखिएगा, प्रोटीन की फैक्ट्री, राइबोसोम, पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया। अब चलते हैं लवक और रिक्तिका में। लवक क्या होते हैं, लवक पादप में ही पाए जाते हैं, प्लांट में ही पाए जाते हैं, याद रखिएगा। ये क्या होता है, ये जो द्रव्य होते हैं उसमें अजीब टाइप के दूसरे जीव पाए जाते हैं, जो मानव शरीर में नहीं होते, मतलब जंतु शरीर में प्राय नहीं होते, ठीक, केवल पादप शरीर में होते हैं। लवक का बहुत यूज है। लवक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। तीनों का अच्छे से याद रखना है हम लोगों को। एक तो हरित लवक, एक वर्णी लवक और एक अवर्णी लवक। कौन कौन सा, हरित, वर्णी और अवर्णी। हरित जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक। वर्णी क्रोमोप्लास्ट और अवर्णी ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, तीनों अच्छे समझिएगा। पहला चीज तो ये याद रखिएगा, पौधों के हरे रंग का क्या कारण है, हरित लवक, ठीक। हरे रंग होने का क्या कारण है, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। पौधों के रंगहीन, कई पौधे रंगहीन होते हैं हरे रंग को छोड़कर, बाकी रंगों का क्या कारण है, तो वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट। और अवर्णी लवक रंगहीन होता है,
मतलब उसमें कलर नहीं होता। ठीक, हरे रंग का क्या कारण है, हरित लवक। बाकी रंगों का नीला पीला जो भी रंग दूसरा जो रहेगा पौधों का वो वर्णी लवक प्रोमो, और जिसमें रंगहीन जो होता है वो अवर्णी लवक। ठीक, दूसरा हरित लवक में याद रखिएगा, हरित लवक को कहते हैं पादप कोशिका का रसोई घर। पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं, हरित लवक को। क्यों कहते हैं रसोई घर, क्योंकि यहीं पे ये प्रकाश संश्लेषण का क्रिया करता है और इसी में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण में जो क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल जो हरा कलर का होता है, इसलिए इसका कलर क्या हो जाता है, हरित, मतलब हरा, क्या हो जाता है, हरा, है ना। इसलिए दूसरा चीज याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं, रसोई घर। कोशिका का रसोई घर किसको कहते हैं, तो हरित लवक को। किसको, हरित लवक को। अब वर्णी लवक बाकी रंगों का कारण होता है। क्या, बाकी रंगों का कारण क्या है, वर्णी, बस याद रखिएगा। ये जो अवर्णी लवक है ये पहले तो याद रखना है क्या, इसको ये रंगहीन होता है। अवर्णी लवक जो है, ल्यूकोप्लास्ट जो है, ये जहां पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, जैसे उसका जड़ हो गया, पौधों का जड़, ठीक, आलू जैसे अंदर है, ठीक, तो वहां पे उन सब जगह में अवर्णी लवक क्या करता है, इनके भोजन को संचय करके रखता है, मतलब एकत्रित करके रखता है भोजन को। ठीक, तो भोजन को संचय करके रखना किसका काम, अवर्णी लवक का। किसका काम, अवर्णी लवक का। तो हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। उसके बाद देखते हैं, ये है लवक प्लास्टिड। अब देखते हैं रिक्तिका। क्या, रिक्तिका। और एक चीज बस याद रख लीजिएगा इसमें कि ये जल संचय का काम करता है। ठीक, अब इधर केंद्रक द्रव, हाँ पहले देखिए इसको इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ER कहते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं ये। ठीक, एक तो स्मूथ ठीक इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और एक खुरदुरा को क्या बोलेंगे, रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो स्मूथ ये तो अंतः प्रदव्य जलिका है, मतलब ये जल के रूप में रहता है, समझ लीजिए। तो स्मूथ में इसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता। ठीक, और जो रफ खुरदुरा है, ये चिकना है, ये खुरदुरा है, और तो चिकना में नहीं पाया जाता राइबोसोम, खुरदुरे में राइबोसोम पाया जाता है। तो राइबोसोम जो रफ ER है, ठीक, यही राइबोसोम को क्या प्रदान करता है, प्रोटीन प्रदान करता है, मतलब प्रोटीन का प्रदान करने का काम करता है, याद रखिएगा। लेकिन प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं, राइबोसोम को, याद रखिएगा। ठीक, तो स्मूथ ER और रफ ER दो चीज। स्मूथ ER में राइबोसोम नहीं पाया जाता, रफ ER में राइबोसोम पाया जाता है। ER मतलब ये इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अब देखते हैं केंद्रक। ये जो केंद्रक है, केंद्रक के ही आविष्कारक कौन थे, रॉबर्ट ब्राउन। कौन थे, रॉबर्ट ब्राउन, है ना। ये कोशिका केंद्रक के आविष्कारक कौन थे, रॉबर्ट ब्राउन। इसको ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। ठीक, कोशिका का दिमाग कहते हैं, कंट्रोलर ऑफ सेल कहते हैं। ठीक, नियंत्रक, कोशिका का नियंत्रक भी इसी को कहते हैं, केंद्रक को। केंद्रक में तीन चीज याद रखना। केंद्रक के बाहर एक झिल्ली होता है जिसको केंद्रक झिल्ली कहते हैं। किसको कहते हैं, केंद्रक झिल्ली। ठीक, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं, जो केंद्रक को एक आकार प्रदान करेगा। जैसे कोशिका के बाहर एक झिल्ली था तो कोशिका, पूरा कोशिका के बाहर था तो कोशिका झिल्ली, केंद्र के बाहर है तो केंद्रिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली कहलाएगा। ठीक, तो वो आकार प्रदान करेगा। केंद्रक उस झिल्ली में सब सेंट्रल पॉइंट में जो होगा वो केंद्रक कहलाएगा। यहीं पे प्रोटीन पूरा आके जमा रहता है। ठीक, केंद्रक में, है ना। और तीसरा केंद्रक द्रव जो होता है, द्रव्य, इसी में DNA, RNA, गुणसूत्र,
क्रोमोसोम्स जिसको बोलते हैं क्रोमोसोम्स, इसी क्रोमोसोम्स में फिर जीन होता है। जीन वही एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी जाने से इसी जीन का ही ट्रांसफर होता है, गुणसूत्र का, है ना। तो ये केंद्रक द्रव्य जो केंद्र में पाए जाने वाले द्रव्यों को केंद्रक द्रव्य बोलेंगे। ठीक, अब केंद्रक द्रव्य में ही डीएनए, आरएनए, सबसे ज्यादा तो प्रोटीन पाया जाएगा केंद्रक द्रव्य में। ठीक, फिर आरएनए पाया जाता है सेकंड में, और फिर डीएनए पाया जाता है ना। क्रोमोसोम्स भी पाए जाएंगे। तो क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र, जीन। ठीक, तो कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर में अब क्या देखेंगे भाई, किसके बारे में, डीएनए के बारे में, पूरा किसके बारे में, पूरा डीएनए के बारे में पढ़ना है अब हम लोगों को, है ना। तो यहां तक आप लोग अच्छे से पढ़ के रखिएगा। ठीक, यहां तक याद करके रखिएगा। ठीक, चलिए।